अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, आप लोगों के इल्म के अंदर है कि इस साल नेशनल एमडी कैट होने जा रहा है और पीएमडीसी ने ये अनाउंस किया है कि वो अपना ज़ाती क्वेश्चन बैंक इस्तेमाल करेगा। माजी में हमने देखा कि जब प्रोविंशियल लेवल पे एमडी कैट हुआ तो बहुत सारे एक्यूजेशन सामने आए, बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आए और दो एक प्रोविंसेस के अंदर रीटेक भी हुआ क्योंकि पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक बाद में प्रूव हुआ था तो उसकी वजह से रीटेक करना पड़ा। तो पीएमडीसी ने इस दर्द-ए-सरी से बचने के लिए ये तय कर लिया और ये फैसला कर लिया कि वो नेशनल एमडी कैट लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम किसी के क्वेश्चन बैंक पर भरोसा नहीं करेंगे, हम अपना खुद का क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करेंगे। यानी कि इस दफ़ा जो क्वेश्चन बैंक होगा जिससे पीएमसी वाले या पीएमडीसी वाले, अब तो पीएमडीसी या पीएमसी नहीं है, पेपर लेगा, वो उनका अपना पीएमसी का अपना क्वेश्चन बैंक होगा, पीएमडीसी का अपना क्वेश्चन बैंक होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो मेरा बेटा, सिलेबस के हवाले से जहन में रखिएगा कि एक यूनिफाइड सिलेबस है जो कि ऑलरेडी पीएमडीसी वाले पब्लिश कर चुके हैं। आपको वो पूरा का पूरा सिलेबस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो मैं वो सिलेबस भी अपलोड कर दूंगा। उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारी करनी है। अब सवाल पैदा होता है कि सर हम किताब कौन सी पढ़ें। तो मेरे बच्चे, यूनिफाइड सिलेबस है, आप किसी भी बोर्ड की किताब पढ़ सकते हो। जो मैं बैच में अपने बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, मैं वही आपको भी रिकमेंड कर देता हूँ। देखो मेरे बच्चे, जो आपने किताब पढ़नी है ना, आप 2 किताबें पढ़ो। एक, आप अपने प्रोविंस की किताब पढ़ो। भाई जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जिसका पंजाब का डोमिसाइल है, तो उसको दाखला तो पंजाब में ही मिलेगा, ऐसे ही है, पंजाब में दाखला मिलेगा, तो वो पंजाब की किताब पढ़े और साथ ही साथ एक और प्रोविंस की किताब पढ़ ले ताकि उसको दूसरा फ्लेवर रहे। जैसे पंजाब वाला साथ में सिंध वाले की किताब पढ़ ले, या साथ में बलूचिस्तान की किताब पढ़ ले, या फेडरल की किताब पढ़ ले, या केपीके की किताब पढ़ ले। सिमिलरली सिंध वाला अपने साथ बलूचिस्तान की किताब पढ़ ले, ठीक है। कोई से 2 की किताब पढ़ लो तो एक और प्रोविंस की किताब आप पढ़ लो। और यही सेम चीज़ मैं अपने बच्चों को भी रिकमेंड करता हूँ। आप सब भी मेरे अपने ही बच्चे हो तो मैं आपको सेम सलाह दे रहा हूँ। सही हो गया। अब सवाल पैदा होता है कि सर फिजिक्स के लिए हम क्वेश्चंस की कहाँ से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जाहिर है हम में से हर बच्चा चाहता है कि हमारे सामने जो क्वेश्चन आए क्वेश्चन पेपर के अंदर वो हमारा पहले से देखा हुआ हो। तो मेरे बच्चे, इसका तरीका है बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कैसे हेल्प कर रहा हूँ, देखो 2021 के अंदर, 2021 के अंदर जब पीएमसी था, पीएमडीसी नहीं था, पीएमसी था, तो उन्होंने अपने पेड प्रैक्टिस टेस्ट निकाले थे। पेड प्रैक्टिस टेस्ट, ये कोई 36 के करीब टेस्ट थे जो उन्होंने अपलोड किए थे, क्योंकि 2021 और 2020 के अंदर नेशनल लेवल पे एमडी कैट हुआ था। तो पीएमसी का जो अपना क्वेश्चन बैंक है वो समझ लो एक तरह से ये पेड प्रैक्टिस टेस्ट है, तो इनकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो अभी मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं, इसमें मैं फिजिक्स का पोर्शन इन पेड प्रैक्टिस टेस्ट का आपके साथ सॉल्व करा रहा हूँ। अब आपने करना क्या है, ये सबसे पहले तो आप ये जहन में रखो कि ये पीएमसी के अपने क्वेश्चन बैंक से उठकर आए हुए क्वेश्चन हैं। नंबर 2, ये वो पेड प्रैक्टिस टेस्ट हैं जो पीएमसी ने खुद रिलीज किए थे 2021 में जब नेशनल एमडी कैट हो रहा था। तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है ये सोचकर कि ये पीएमसी का क्वेश्चन बैंक है और इससे हमने कॉन्सेप्ट्स हासिल करने हैं। पढ़ा हुआ आपने यकीनन सब कुछ होगा, तो इस चीज़ को आपने ख्याल कर लेना है, इस चीज़ को आपने जहन में रख लेना है, ठीक है। तो नंबर 2, आपके पास माजी के अंदर 2 दफ़ा नेशनल एमडी कैट हुआ है। एक 2020 के अंदर जो कोविड वाला साल था और एक 2021 के अंदर। 2020 के अंदर एक सिंगल पेपर आया था पूरे पाकिस्तान में, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सिमिलरली 2021 के अंदर इन्होंने टैबलेट वाला सिस्टम किया था, यानी कि जो आपके पास स्टूडेंट्स थे, हर एक स्टूडेंट को इन्होंने बैंक्वेट में बुलाया था। टैबलेट बेस, यानी कि आप कह लो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। कंप्यूटर नहीं था, बस वहाँ टैबलेट था, टैबलेट के अंदर इनका सॉफ्टवेयर था और उसमें क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैं वो 2021 के जो रिक्रिएटेड क्वेश्चन है, यानी कि जो बच्चों ने आकर हमें बताया कि सर ये पूछा गया, ये पूछा गया, ये पूछा गया, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। 2 सोर्सेज हो गई, पेड प्रैक्टिस टेस्ट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम सॉल्व करें।
फिर 2020 और 21 के जो पेपर हैं। इसके अलावा मेरा बेटा हम क्या सॉल्व करेंगे, हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करते हुए जाएंगे, यानी कि हर चैप्टर के हम 100-120 के करीब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि ये मेक श्योर करेंगे कि हमारी हर चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस हुई हुई हो। हर वो चैप्टर जो पीएमटीसी ने डाला है, यानी कि जो पहले नहीं था और अब है, उनकी भी, वेक्टर्स की भी, ऑल्टरनेटिंग करंट की भी, और जो फ्लूइड्स का चैप्टर डाला है उसकी भी। 3 सोर्सेज हो गई। और मेरे बच्चे चौथे नंबर पे, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है कि जो ये सिलेबस पढ़ता है या ये टॉपिक देखता है और उसको लगता है कि यार मेरे कोचिंग सेंटर में या मेरे पढ़ाने वाले टीचर ने मुझे ये टॉपिक स्किप करा दिया, तो भी कोई मसला नहीं है। आपको फिजिक्स के लेक्चर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखोगे तो आपको एमडी कैट के जो लेक्चर्स हैं फिजिक्स के हवाले से, नेशनल एमडी कैट के जो लेक्चर्स हैं, सारे बोर्ड्स की किताब को मिलाकर बनाए गए, वो उनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वो लेक्चर्स हैं मेरे बच्चे जो मैंने इस साल अपने जो बैच के बच्चे हैं उनको दिए हैं। मतलब ये कोई अलग से लेक्चर्स नहीं है, जो हमारे बैच के बच्चे हैं उनको मैंने यही सेम लेक्चर्स पढ़ाए हैं जो आप लोगों के लिए मैंने अपलोड कर दिए हैं। जाहिर है बैच के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है, इंग्लिश होता है, एलआर होता है, एकेयू के लिए मैथ्स रीजनिंग होती है, इसके अलावा टेस्ट होते हैं, डाउट सिस्टम होता है, एफएलपीज होते हैं। लेकिन कटिंग इट शॉर्ट, अगर आपको सिर्फ फिजिक्स में मसला है तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे लेक्चर्स मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिए हैं, सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी अपलोड कर दिया है। आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाओगे और जाके देखोगे क्लास 11 के लेक्चर्स की अलग प्लेलिस्ट है, क्लास 12 के लेक्चर्स की अलग प्लेलिस्ट है। जब आप क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाओगे तो हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में, हर लेक्चर की वीडियो को प्ले करोगे उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका प्रैक्टिस मटेरियल पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। सिमिलरली क्लास 12 के अंदर। तो मेरे बच्चे अब हम शुरू करते हैं पेड प्रैक्टिस टेस्ट का सॉल्यूशन। तो आपके सामने पहले प्रैक्टिस टेस्ट 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। आपने हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छे से नोट डाउन करना है, उसका कॉन्सेप्ट देखना है, आपने तय करना है कि आपको ये आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता उसको लिखना है अपने पास, और उसको जो फिजिक्स के लेक्चर्स अपलोड किए हुए वहां से जाके आपने क्लियर करना है। आप इन लेक्चर्स को इस अंदाज से भी देख सकते हो कि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी नेशनल लेवल के एमडी कैट के लिए अच्छी है या नहीं है। तो नेशनल लेवल के लेक्चर्स देखो और तय कर लो कि आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। Question number 1. Kiran, the principle behind the working of a cathode ray oscilloscope is A. Oscillation, B. Half wave rectification, C. Full wave rectification, या D. None of these. देखें, आपके पास सबसे पहली चीज ये सीखिएगा कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हमारे पास काम कैसे करता है। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की बीम को आपके पास एक्सेलरेट करवाया जाता है यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन की बीम आपके पास एंटर होती है एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसकी वजह से उसकी जो आपके पास पाथ होता है वो डेविएट हो जाता है, और उस डेविएशन को हम लोग मेजर करके आपके पास इससे काफी सारे काम भी करवा रहे होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास ना ही ऑसिलेशन का प्रिंसिपल यूज हो रहा है, ना ही हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का, तो और ना ही फुल वेव रेक्टिफिकेशन का। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाता है इस तरीके से, नन ऑफ दीज। ठीक है, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं व्हाट आर मेजर्स, वॉट मल्टीप्लाई बाय आर से हमारे पास क्या चीज निकलती है और देखते हैं। देखो, वॉट जो होता है वो यूनिट होता है पावर का, और इसी तरीके से आर की अगर हम बात करें तो ये यूनिट होता है हमारे पास टाइम का। पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम सर फॉर्मूला होता है हमारे पास एनर्जी का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करंट, नहीं हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मूविंग ऑन। Question number 3 कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ इंड्यूस्ड वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ चेंज इन। देखिए बेटा, फेरेडे ने आपके पास ये बात बोली थी कि जब भी आपके पास किसी भी कंडक्टर के साथ लिंक हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी उस सर्किट के अंदर आपके पास, या उस कंडक्टर के अंदर आपके पास। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है दो चीजों पे। ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर सरफेस एरिया के ऊपर, जिसकी वजह से अगर आपने फ्लक्स चेंज करना है तो एक्चुअली आप क्या चेंज कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, और जब भी कभी फ्लक्स चेंज होता है तो हमारे पास क्या होती है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन बन जाता है हमारे पास ऑप्शन बी मैग्नेटिक फील्ड।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज इन अ रेजिस्टर ऑफ 2 ohms। आपके पास एक करंट है, करंट की वैल्यू हमारे पास आई से गिवन होती है, आई दे दिया भाई आपको 5 एम्पियर, ठीक है। रेजिस्टर आपके पास कितना दे दिया, इसी तरीके से 2 ohms। कह रहे हैं कैलकुलेट द एनर्जी डिसिपेटेड इन 300 सेकंड्स। टाइम हमारे पास कितना दे दिया यहाँ पे आपके पास 300 सेकंड्स। अब ये जो एनर्जी डिसिपेट होती है बेटा, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, दैट एनर्जी इज गिवन बाय E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो, करंट हो जाएगा 5, उसके ऊपर लग गया स्क्वायर, रेजिस्टर हमें दिया हुआ है 2 और टाइम कितना दिया हुआ है आपके पास 300, ठीक हो गया। 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25, 25 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्टली तो ये हो जाता है 50, और 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 150, और 2 अंडे एज इट इज लग जाएंगे, जिसका मतलब ये बन गया 15,000 जूल्स। और 1000 का जो प्रीफिक्स होता है भाई वो होता है हमारे पास किलो, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास 15 किलो जूल्स, विच इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज। देखो बेटा एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना आपके पास, वो आपके पास बराबर होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है तो बेटा ये बात याद रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो कब मैक्सिमम होती है, जब हमारे पास साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है 1। चेक कर लो भाई हमारे पास कहाँ पे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 विच इज 90 डिग्री, जिसका मतलब आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्रीज के ऊपर आपके पास, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 6, कह रहे हैं इफ अ पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड, एक एंड पे क्लोज है और दूसरे एंड पे आपसे क्या कह रहे हैं, एंड ओपन एट द अदर एंड, दूसरे एंड पे आपके पास ओपन है। अब इसमें जो हमारे पास स्टेशनरी वेव बनती है आपके पास, कह रहे हैं ये जो क्लोज एंड है ये क्या होता है। देखो बेटा क्लोज एंड आपके पास एक तरह से बाउंड्री के तौर पे बिहेव करता है, जहां से आपके पास वेव्स टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि क्लोज एंड के ऊपर आपके पास कौन एग्जिस्ट करता है, नोड एग्जिस्ट करता है। जो पॉइंट जिसपे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपके पास नोड कहते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा सब लोग अपने पास, तो वो कहलाता है आपके पास नोड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नोड, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहे हैं इफ अ पर्सन इज इरेडिएटेड एक्सीडेंटली, किसी भी आपके पास एक्सीडेंट की वजह से एक बंदा रेडिएशन से एक्सपोज्ड हो गया, ठीक है। अब अगर वो रेडिएशन से एक्सपोज्ड हो जाता है, कह रहे हैं व्हाट इमीडिएट इफेक्ट्स वुड बी सीन, क्या क्या देखने को मिलेगा हमारे पास उस बॉडी के अंदर। आपके पास ए स्किन बर्न हो रही होगी, ऑब्वियसली आपके पास रेडिएशन जो होती हैं चूंकि उनकी एनर्जी ज्यादा होती है तो हमारे स्किन सेल्स को बर्न करने लग जाती हैं। बी हाई ब्लड प्रेशर, ऑब्वियसली बात है कि जब आपके पास एकदम से इतना चेंज आएगा आपकी बॉडी में तो आपका ब्लड प्रेशर भी शूट कर जाएगा। सी फीवर, तो आपके पास बेटा एक इफेक्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं आपके पास रेडिएशन, या फिर अगर प्रॉपर नाम लिखें तो वो कहलाता है अक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, जिसके फौरन बाद आपके पास जब आप रेडिएशन से एक्सपोज होते हो आपको फीवर भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब सारे ही ऑप्शन करेक्ट हो गए फिर तो सर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास, एनी ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव द वन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर इट इज, इनमें से कौन सी वेव की प्रॉपर्टी ऐसी है जो एक दूसरे के अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करती या बाकी ऑप्शंस पे डिपेंड नहीं करती। ए एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड देखते हैं क्या एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है सर, नहीं, इनका आपस में कोई फॉर्मूला ही नहीं है। क्या एम्पलीट्यूड वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, इनका भी आपस में कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, नहीं, टाइम पीरियड भी इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड से आपके पास। अगर पेंडुलम की भी बात करें तो वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, चूंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो वेव को समझने के लिए हम ये बात कह सकते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ किस पे डिपेंड नहीं कर रही बाकी चीजें आपके पास, एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड, ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 9, कह रहे वर्क डन ऑन अ सीलिंग फैन बाय ग्रेविटी इज, एक सीलिंग फैन लगा हुआ है आपके पास, ठीक है जी, और सीलिंग फैन के ऊपर पूछ रहे हैं कि आपके पास जो ग्रेविटी है वो कितना वर्क करेगी। अब देखो ग्रेविटी जो आपके पास इसके ऊपर वर्क कर रही होगी, चूंकि जो सीलिंग फैन है ये हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर आपके पास क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर मूव कर रहा है तो हम मान लेते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट आपके पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी अगर टेंजेंशियल भी ड्रॉ करते हो। अब ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं वेट। आप खुद देखिए इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन गया आपके पास, 90 डिग्री। और वर्क, वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास फोर्स डॉट एस या फिर एफ एस कॉस थीटा, और जब थीटा की जगह आप 90 पुट कर दोगे कॉस 90 बराबर होता है 0 के, जिसकी वजह से ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी 0। यानी कि आपके पास ग्रेविटी कोई वर्क नहीं कर रही सीलिंग फैन के ऊपर। मूविंग ऑन,
क्वेश्चन 10 कह रहे दी पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स रेज डिपेंड्स ऑन एक्सरे की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है उनमें से किस पे डिपेंड करती है। आओ देखते हैं। देखो एक्सरे आपके पास पता है क्यों पेनिट्रेट करके जा सकती है कहीं से भी, क्योंकि एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो आपके पास सबसे छोटी वेवलेंथ में से कंसिडर की जा सकती है। उसकी वेवलेंथ हमारे पास नॉर्मली लाया करती है 10⁻⁻10 यानी कि एंगस्ट्रॉम्स के अंदर। अब जब इतनी छोटी इसकी वेवलेंथ होगी तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास कहीं से भी पास हो सकती है। कहीं से भी पास हो सकती है इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करती हुई उसमें से जा सकती है आपके पास। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करती हुई जा सकती है तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर आपके पास हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे छोटी है सर आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम ईएमएफ व्हेन द वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, वेलोसिटी हमारे पास आ गई 10 मीटर पर सेकंड, लेंथ इज 3 मीटर्स, ठीक है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज 5 टेस्ला। आओ निकालते हैं। देखो बेटा जो मैक्सिमम ईएमएफ आपके पास इंड्यूस होता है वो होता है हमेशा आपके पास परपेंडिकुलर के ऊपर, तो थीटा यहाँ पे क्या बन जाएगा 90 डिग्री। और ईएमएफ का फॉर्मूला होता है हमारे पास जो इंड्यूस हो रही है ड्यू टू मोशन ऑफ अ कंडक्टर, ये होता है हमारे पास वीबीएल साइन थीटा। वी स्पीड हमारे पास कितनी है आपके पास 10, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है 5, और लेंथ हमें कितनी दी हुई है 3, और साइन कितना लग जाएगा 90। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज की बात करें जो इंड्यूस होगा आपके पास 10 5 जा 15, 15 3 जा 15, और साइन 90 1 के बराबर होता है, इस वजह से कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो कितना वोल्ट हमारे पास इंड्यूस हो जाएगा बेटा यहाँ पे 15 वोल्ट्स, ठीक है, सॉरी माय बैड 150 वोल्ट्स, ठीक है, 10 5 जा 50 और 50 3 जा 150, सही है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 150 वोल्ट्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है आपके पास, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कोई एग्जांपल बताओ। ए कांस्टेंट मूविंग कार, एक गाड़ी जो कि आपके पास कांस्टेंटली मूव कर रही है। अब अगर वो कांस्टेंटली मूव कर रही है तो इसके अंदर आपके पास फर्दर इंफॉर्मेशन और देनी चाहिए। अगर तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है या वेलोसिटी चेंज हो रही है तब तो ये ऑप्शन बन सकता है हमारे पास, बट चूंकि क्लैरिटी नहीं है तो उसको मैं फिलहाल काट देता हूं। बी मूविंग ट्रेन, अगेन वही वाला मसला, मूव तो कर रही है लेकिन ये नहीं समझ में आएगा कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से कर रही है कि नहीं। सी फ्रीली फॉलिंग ऑन बॉडी ऑन अर्थ, आपके पास एक ऑब्जेक्ट को आपने किसी भी हाइट से ड्रॉप कर दिया, अब जब वो नीचे गिर रहा होता है तो ग्रेविटी उसको एक्सेलरेट कर रही होती है, ग्रेविटी उसकी स्पीड बढ़ा रही होती है आपके पास, और किस हिसाब से बढ़ा रही होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आपके पास फैक्टर से। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑन अर्थ। इसके ऊपर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रही है और ये कहलाती है हमारे पास कांस्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 13, कह रहे हैं दी एंगुलर एक्सेलरेशन इज सिमिलर टू, एंगुलर एक्सेलरेशन जो होती है आपके पास बेटा अल्फा, अल्फा आपके पास क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब आपके पास इस बात को समझिएगा, ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर कब आती है? जब डायरेक्शन ऑफ सर बॉडी इन सर्कुलर मोशन आपके पास चेंज होती है बार बार, तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है जिसका डायरेक्शन भी हमारे पास होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो आपके पास आती है कब? जब आपके पास बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, सही है। लेकिन सेंट्रीपिटल का ताल्लुक तो लीनियर वेलोसिटी है के साथ है, उसकी डायरेक्शन के चेंज होने के साथ है, तो एंगुलर के साथ तो नहीं बना। और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, तो बोथ ही और भी तो ऑटोमेटिकली कट गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बच गया हमारे पास? नन ऑफ दीज, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 14 कह रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज इरिवर्सिबल, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि आपके पास, सॉरी रिवर्सिबल, जो कि रिवर्स किया जा सकता है, जो कि वापसी अपनी जगह पे आ सकता है। ए ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, सूरज से हम तक जो हीट आ रही है क्या वो वापस जाएगी आपके पास उस तक? नहीं सर, इसलिए रेडिएशन से जो हीट आ रही है उसको हम लोग रिवर्सिबल नहीं कर सकते। बी इलेक्ट्रिकल हीटिंग बाय नाइक्रोम वायर, आपके पास इलेक्ट्रिकल हीटिंग बाय नाइक्रोम वायर का मतलब जब एक रेजिस्टिव वायर में से आपके पास क्या होता है, जब एक रेजिस्टिव वायर में से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी गुजरती है तो उसमें हीट एनर्जी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है आपके पास। अब वो जो हीट एनर्जी जनरेट हो रही है आपके पास, क्या उसको वापस आप कर सकते हो वायर में? नहीं, तो वो भी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हुआ। सी ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन, अगेन वही वाला मसला कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी भी मेटल रॉड को हीटर के ऊपर रख दिया तो वो हीट होने लग जाएगी हमारे पास। अगर वो हीट होने लग जाएगी तो क्या उस हीट को वापस निकाल के रख सकते हो आप उसमें से, या वापसी या उस हीट को दे सकते हैं? नहीं सर, उससे एक दफा एंट्रोपी चेंज हो चुकी है एटमॉस्फेयर की, अब वो हीट वापस थोड़ी हो सकती, वो यूजलेस वर्क में कन्वर्ट भी नहीं हो सकती, सॉरी यूजफुल वर्क में भी कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो यूजलेस एक तरीके से हो चुकी है आपके पास, या उसको हम डिग्रेडेड एनर्जी भी कहते हैं। तो करेक्ट, ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं बनेगा, तो ले दे के करेक्ट बच के जाएगा डी। लेकिन समझा तो दें डी क्यों। आइसोथर्मल कंप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें हम लोग काफी स्लाइटली स्पीड के साथ, बहुत छोटी स्पीड के साथ आपके पास क्या कर रहे होते हैं, आइडियल गैस को कंप्रेस करवा रहे होते हैं। हल्की स्पीड क्यों? ताकि वो एटमॉस्फेयर से अपनी
मौजूद हीट जो है वो आपके पास जितनी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है वो एटमॉस्फेयर में उस हीट को क्या कर सके, डिसिपेट कर सके। तो इस तरीके से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है, ऑप्शन डी आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्योंकि ये काम वापसी भी किया जा सकता है। जब वापसी आप उसको पुल अप करोगे, जब वापसी आप प्रेशर रिड्यूस करोगे, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये वापसी हीट क्या कर लेगी, पुल आउट कर लेगी आपके पास एटमॉस्फेयर में से। तो इसका मतलब ये हो गया एक रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन 15 कह रहा है स्टैंडिंग वेव पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज। देखो स्टैंडिंग वेव कब बनती है आपके पास, जब बनती है जब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को आप बीच से प्लग कर दो तो एक स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। और ये एक स्टैंडिंग वेव जो है एक तरीके से वेव फॉर्म में आधी वेव के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा बाय 2। अगर दो लूप्स में बन रही है हमारे पास स्टैंडिंग वेव फॉर एग्जांपल, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, लैम्डा बाय 2। और इस लूप की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाय 2। हर लूप के बारे में याद रखना कि उस लूप की वेवलेंथ कितनी होती है या वैल्यू कितनी होती है डिस्टेंस की उसके, लैम्डा बाय 2। तो यहाँ कितने आ जाएंगे हमारे पास, 2 लैम्डा बाय 2। सिमिलरली अगर 3 लूप्स बन रहे होंगे हमारे पास तो आपके पास कितने आ जाएंगे, सिंपली 3 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन करते चले जाओ। तो इसका मतलब आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी सर, एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। हाफ वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब नंबर्स लगाते जाएं, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, मूविंग ऑन। क्वेश्चन 16 कह रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन वाज गिवन बाय। वर्क फंक्शन क्या होता है बेटा आपके पास, किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर जब हम लोग फोटॉन्स इंसिडेंट करवाते हैं तो वो मेटल सरफेस क्या करता है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इमिट करने लग जाता है। जिसका मतलब आपके पास यहाँ पे आपको इस मेटल सरफेस को कुछ ना कुछ तो कम से कम एनर्जी का फोटोन देना पड़ेगा ना, जो कि इलेक्ट्रॉन को निकाले। ऐसा थोड़ी कि हर एनर्जी पे निकल जाएगी। तो वो कम से कम एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी जो किसी भी आपके पास मेटेलिक प्लेट को चाहिए, क्यों, ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल सके। ठीक है, कम से कम एनर्जी क्यों चाहिए भाई आपके पास, ताकि वो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सके। तो ऐसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा आपके पास, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन जो होता है ये आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आइंस्टाइन ने सबसे पहली बार यूज किया था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है, ऑप्शन बी, आइंस्टाइन। क्वेश्चन 17 कह रहे हैं माइकलसन डिटरमाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट बाय। आपके पास एक साइंटिस्ट थे मिचेल्सन, जिन्होंने वेलोसिटी ऑफ लाइट पे आपके पास काम किया था। अगर उन्होंने वेलोसिटी ऑफ लाइट पे काम किया था तो उन्होंने क्या चीज यूज करी थी, अब देखते हैं इसको एक छोटी सी डायग्राम से समझते हैं। बेटा उन्होंने यूज किया था आपके पास एक ऑक्टेगोनल रोटेटिंग मिरर, और उसकी स्पीड को आपके पास उन्होंने कॉन्स्टेंटली मूव करवाया था। और ख्याल ये रखते हुए मूव करवाया था कि आपके पास उसके ऊपर पड़ने वाली जो लाइट है वो आपके पास दो तरीके से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। उसके सामने आपके पास उन्होंने मिरर्स प्लेस कर दिए थे, अब वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही थी आपके पास अपनी सोर्स के पास, और उसी सोर्स को हमारे पास इसी मिरर पे पड़ने वाली लाइट से टेलीस्कोप से व्यू किया जा रहा था। तो आपके पास उस सोर्स से आने वाली लाइट और वापसी टकरा के वापस आने वाली लाइट के दरमियान का टाइम नोटिस किया गया, जिससे आपके पास क्या निकाली जा सकती है, स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस जहां से वो लाइट सोर्स से लाइट आ रही थी उसको आपके पास एक फिक्स पॉइंट पे रख दिया गया था। ये था वो फिक्स पॉइंट आपके पास। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास माइकलसन ने क्या काम किया था, एक ऑक्टेगोनल आपके पास रोटेटिंग मिरर यूज किया था। किस काम के लिए, ताकि वो आपके पास लाइट की स्पीड मेजर कर सके। अब बच्चे क्या भंड मारते हैं इसके अंदर, वो ऑप्शन बी लगा के आ जाते हैं आपके पास, इंटरफेरोमीटर, क्योंकि उन्होंने तो ये चीज पढ़ी है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जहां इंटरफेरोमीटर का नाम नजर आया माइकलसन के साथ, वो आंखें बंद करके लगा के आ जाते हैं। हालांकि ये जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है ये अलग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है आपके पास। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा फिर हमारे पास, ऑप्शन डी, यूजिंग एन ऑक्टेगोनल रोटेटिंग मिरर। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाते हैं 18, कह रहे हैं एवरेज डीसी वोल्टेज अक्रॉस अ लोड इन टर्म्स ऑफ वी मैक्स इज अक्रॉस अ फुल। अच्छा जी, इस गलत आ गया ग्रामेटिकली, हमारे पास काट दें इसको। चाहिए जी। अच्छा, कह रहे हैं अक्रॉस अ फुल वेव रेक्टिफायर। तो आपके पास अक्रॉस अ फुल वेव रेक्टिफायर आपके पास कितना डीसी वोल्टेज हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वी मैक्स आएगा। वी मैक्स को वीएम भी कह सकते हैं हम लोग। तो बेटा यहाँ पे आप समझते हैं, देखो आपके पास कितना मैक्सिमम वोल्टेज आएगा उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उस चीज को समझना। देखें क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास ये। अब इसमें हमारे पास अगर हम लोगों ने मैक्सिमम वोल्टेज निकाल के देखना है कि आपके पास एवरेज डीसी वोल्टेज कितना आ रहा होगा, तो देखो बेटा डीसी वोल्ट जो हमारे पास आ रहा होता है ना एवरेज, उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सुनिएगा। आपके पास ये बात याद रखिएगा कि जो डीसी वोल्टेज होता है वो बराबर होता है हमारे पास टू वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय पाई के। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक्चुअली क्या करना पड़ जाएगा, टू को पाई से डिवाइड करना पड़ जाएगा। ये फैक्टर जानने के लिए भाई मैक्सिमम वोल्टेज किस फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, टू तो टू है भाई आपके पास सिंपली। ठीक है, और पाई क्या होता है सर, अगर हम लोग पाई की बात करते हैं तो पाई की जो वैल्यू होती है बेटा आपके पास, पाई की वैल्यू हम सारे जानते हैं, वो होती है हमारे पास 3.142। तो अगर आप 2 को 3.142 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास, जस्ट अ सेकेंड,
2 को अगर हमारे पास पाई से डिवाइड किया जाता है यानी कि 3.142 से डिवाइड किया जाता है तो इसका जो आपके पास आंसर आ जाता है बेटा ये हो जाता है 0.636। तो इसका मतलब आपके पास कितने टाइम्स हो जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज के 0.636। है कोई करेक्ट ऑप्शन? जी सर 0.637 इज द नियरेस्ट वन। तो करेक्ट हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 19। कह रहे इफ अ चार्ज ऑफ 2 कूलम इज ट्रेवलिंग पैरेलल। एक चार्ज है आपके पास Q जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 कूलम। कह रहे हैं ट्रेवलिंग पैरेलल। पैरेलल का मतलब भाई आपके पास लेट्स से ये आ गया नॉर्थ पोल, ये आ गया साउथ पोल। तो इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहां से कहां पॉइंट कर रही होगी? नॉर्थ टू साउथ। तो आपके पास अगर आप देखें ये चार्ज हमारे पास नॉर्थ टू साउथ पैरेलल ट्रेवल करता हुआ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे दी आपके पास 4 टेस्ला। सही है, ठीक हो गया, ये भी लिख लिया सर। स्पीड दे दी है हमारे पास चार्ज की कितनी? 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, कह रहे कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन इट। एक मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड पे जो फोर्स लगती है वो बराबर होती है QVB sin थीटा के। मजे की बात ये जो Q है यानी और इसकी स्पीड जो है आपके पास उसकी स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के साथ सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब साइन की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा? 0। और साइन 0 बराबर होता है 0 के, जिसकी वजह से पूरी वैल्यू मुझे पुट करने की भी जरूरत नहीं है। पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास? 0। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 0 न्यूटन। ठीक है, अपने पास ये चीज याद कर लो कि भाई आपके पास जब पैरेलल होती है कोई चीज, दो चीजें, तो फोर्स आपके पास कितनी हो जाती है? मैग्नेटिक फोर्स उनके दरमियान 0 हो जाती है आपके पास। ठीक है, तो ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हो इस चीज का अपने पास। ठीक है, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 20। कह रहे हैं द वर्क डन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय। वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं ये पूछा जा रहा है आपसे। कह रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट ऑफ द कर्व ऑफ पीवी ग्राफ। नहीं भाई, आपके पास ग्रेडियंट से नहीं निकलता। प्रेशर वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज थोड़ी होता आपके पास वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन बेटा आपके पास इंटीग्रल होता है प्रेशर डेल्टा वी का। ठीक है, पी डेल्टा वी का इंटीग्रल होता है। और इंटीग्रल का मतलब आपके पास होता है कि आप क्या निकाल रहे हैं एक्चुअली? एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पीवी डायग्राम का जो एरिया अंडर द कर्व आएगा आपके पास वो बराबर होता है हमारे पास किसके? वर्क डन के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है हमारे पास? ऑप्शन बी, एरिया ऑफ द कर्व अंडर पीवी ग्राफ। ठीक है, मूविंग ऑन। क्वेश्चन 21। कह रहे सेंटर टैप रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ। सेंटर टैप रेक्टिफायर सर्किट इनमें से किससे मिलकर बनता है? तो बेटा याद रखिएगा सेंटर टैप सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड होता है हमेशा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। और फुल वेव रेक्टिफायर आपके पास कब बनता है? जब आप अपने सर्किट में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के आगे दो डायोड्स कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जब आप दो डायोड्स कनेक्ट कर देते हैं तो उनमें से एक हर वक्त ऑपरेशनल रहता है, चाहे वो फॉरवर्ड बाइसिंग पे एक होता है और दूसरा हमारे पास हो जाता है रिवर्स बाइसिंग, यानी कि एक वक्त में एक तो हर वक्त आपके पास क्या होता है? ऑपरेशनल रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? फुल वेव रेक्टिफायर है सर, तो 2 डायोड्स। क्वेश्चन 22। 22 में आपसे कह रहे हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड्स द वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी। जो ग्रेविटी वर्क करेगी वो कितना होगा? आपके पास एक बॉडी है जो कि ऊपर जाए जा रही है आपके पास। अब ग्रेविटी उस पर कितना वर्क कर रही है यानी कि वर्क डन ड्यू टू द वेट, वो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वेट हो जाता है mg और बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है आपके पास। तो डिस्प्लेसमेंट या हाइट उसकी जो हो रही है आपके पास वो उस वेट के साथ क्या हो चुकी है? ऑपोजिट, यानी कि 180 डिग्री के ऊपर। तो आप वर्क निकालें, वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी सर आपके पास? mg और डिस्टेंस कितना है? s जो कि बॉडी कवर कर रही है और कॉस लग जाएगा 180 का। 180 का जो कॉस होता है बेटा आपके पास ये बराबर होता है -1 के। तो वर्क डन आपके पास कुछ भी आए आएगा नेगेटिव, जिसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी नेगेटिव। मूविंग ऑन। क्वेश्चन 23। कह रहा है मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इज थर्मली इंसुलेटेड। एक आइडियल गैस है आपके पास, उसको इंसुलेट कर दिया, ना हीट अंदर आ सकती है उसमें ना हीट बाहर जा सकती है आपके पास उसमें से। कह रहे सो नो हीट कैन फ्लो बिटवीन। ठीक है सर, ये तो आपने समझा दिया। कह रहे इज इट पॉसिबल फॉर द टेम्परेचर ऑफ द गैस टू राइज। क्या ये हो सकता है कि हम इस गैस के टेम्परेचर को बढ़ा सकें? बिल्कुल हो सकता है। आप इस पिस्टन पे लाके प्रेशर अप्लाई कर दें, जैसे ही आप प्रेशर लाके अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टन आपके पास नीचे जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे और करीब करीब आने की वजह से उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली आपके पास क्या राइज हो जाएगा? टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो यस हो सकता है। तो सर ए और सी में से कोई होगा। ए में कह रहे हैं टेम्परेचर कैन राइज के इफ वर्क इज डन बाय द गैस। क्या गैस ने वर्क किया यहाँ पे? कोई सर गैस वर्क करती है तो पिस्टन उठता है, यहाँ पिस्टन को हमने दबाया है तो हमने वर्क किया आपके पास किसके ऊपर? गैस के ऊपर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए तो नहीं बच पाया, फिर ऑप्शन सी बन जाएगा यस द टेम्परेचर कैन राइज इफ वर्क इज डन ऑन द गैस। अगर गैस के ऊपर आप काम करोगे, उसको कंप्रेस करोगे, उसको नीचे लेके जाओगे अपने पास। ठीक है,
मूविंग ऑन, क्वेश्चन 24 कह रहे हैं आपसे, इफ डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू टू इंडिविजुअल वेव्स आर y1 एंड y2, ठीक है, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज। देखो बेटा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपके पास निकाली जाती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में सिंपली आपके पास क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके पास इंडिविजुअल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट्स हैं, अगर आपने ओवरऑल निकालना है तो उन सबको आप सिंपली क्या कर देते हो, प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वो किससे निकली जाएगी, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल वेव्स थी, ठीक है, तो उनको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी, y इज इक्वल टू y प्लस y2। क्वेश्चन 25 में कह रहे हैं आपसे, गैमा रेज ट्रेवल डैश डिस्टेंस। गैमा रे आपके पास कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं? देखो, हमने पीछे भी बात किया था कि गैमा रे की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से वो काफी बड़े बड़े डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए, लॉन्ग। शॉर्ट नहीं कर सकती, शॉर्ट तो वो करती हैं जो भाई एब्जॉर्ब हो जाती है हवा में, और एब्जॉर्ब होती ही तो भाई शॉर्ट डिस्टेंस करती है ना यार, तो बी और सी ऐसी कटा हो गया। डी क्यों कट जाता है हमारे पास, क्योंकि गैमा रेज ऐसा नहीं कि हमेशा ही चलती रहती है, कहीं ना कहीं जाके आपके पास क्या होती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, कभी एब्जॉर्ब हो जाती है आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बच जाता है इस तरीके से, ऑप्शन ए, लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 26 कह रहा है, स्टोन इज वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। आपके पास एक स्टोन है जिसको हम लोग वर्टिकल सर्कल के अंदर रोटेट करवा रहे हैं। व्हेन द स्टोन एज इट्स हाईएस्ट पोजीशन, अगर स्टोन हाईएस्ट पोजीशन पे होगा तो बताएं टेंशन कैसे निकालेंगे। अब ये डायग्राम देखना बेटा, समझना, ये एक वर्टिकल सर्कल है, आप सपोज करो बीच में खड़े हुए इसके ऊपर एक रस्सी से घुमा रहे हो, तो आपके पास अगर हम देखें हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी, यानी कि ये जो बॉडी है इस वक्त इसके ऊपर जो पुल फोर्स लगी होगी वो लग रही होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसका मतलब आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स वाली डायरेक्शन में, सही है। तो अब अगर आपने नेट सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकलेगी बेटा, आपके पास वेट और टेंशन क्या हो रहे हैं, आपस में प्लस हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास। तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स सर बराबर होती है mv स्क्वायर ओवर आर के, ये हो जाएगा t प्लस mg के बराबर। हाईएस्ट पॉइंट में पूछा है ना, तो देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए मैंने ऐड कर दिया आपके पास। तो आपके पास अब आपने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, टेंशन की। टेंशन हो जाएगा हमारे पास mv स्क्वायर माइनस mg। और जरा ऑप्शन ढूंढते हैं, ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए में कह रहे हैं आपके पास मैक्सिमम, मैक्सिमम तो नहीं समझ में आ रहा सर यहाँ से। बी में कह रहे हैं जीरो, जीरो नहीं हो रही, कुछ ना कुछ तो होगी। सी में कह रहे हैं इक्वल टू द वेट ऑफ द स्टोन, क्या वेट ऑफ द स्टोन के बराबर है, नहीं सर वो तो माइनस हो रहा है इसमें से, तो उससे छोटी ही होगी कोई आपके पास, जिसका मतलब वेट ऑफ द स्टोन जो होगा आपके पास वो लाजमी है, वो लाजमी है कि इससे बड़ा निकलेगा। क्यों, mg माइनस कर रहे हो तो बड़ी वैल्यू आएगी ना mg से, जाहिर सी बात है आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेस देन द वेट ऑफ द स्टोन। आपके पास वेट से आपके पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं कि आपने उसको क्या कर दिया भाई, माइनस कर दिया mv स्क्वायर ओवर आर में से, तो इसका मतलब वेट के मुकाबले में क्या हो जाएगी आपके पास, ये कम हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं, दी वर्टिकल वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन इज। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपके पास एक जो बॉडी जो कि सर्कुलर सॉरी प्रोजेक्टाइल पाथ को या पैराबोलिक पाथ को कवर करती हुई जा रही होती है, तो एट इनिशियल पॉइंट उसकी वर्टिकल स्पीड हमारे पास हाईएस्ट है, और एट आते आते हमारे पास क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटी इस वर्टिकल स्पीड के अंदर डिसलेरेशन आती है, और हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने के बाद ये वर्टिकल स्पीड कितनी हो चुकी होती है हमारे पास, जीरो, ठीक है। फिर जैसे जैसे नीचे आती है तो वर्टिकल स्पीड हमारे पास फिर बढ़ना शुरू हो जाती है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर ये वर्टिकल स्पीड आपके पास बार बार चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये चेंज हो कैसे रही है, आओ देखते हैं। देखो, वर्टिकल स्पीड के चेंज का यानी कि फाइनल स्पीड का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं v नॉट वाई माइनस जी टी से, जिसका मतलब आपके पास v की जो वैल्यू है, ये जो वर्टिकल स्पीड की वैल्यू है हमारे पास, ये किसका फंक्शन है, ये टाइम का फंक्शन है, और टाइम के साथ भी लीनियरली कनेक्ट कर रही है। लीनियरली का मतलब 10 की पावर 1 के साथ आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास, वेरीज लीनियरली, ठीक है। 28 कह रहे हैं, अंडर अ साइक्लिक पैथ, अगर हम एक साइक्लिक पैथ में जाते हैं आपके पास, समझना इस बात को, फॉर एग्जांपल एक कार्नोट साइकिल बना दी मैंने आपके पास। अब आप एक साइक्लिक पैथ पे जा रहे हो, साइक्लिक पैथ में क्या होता है आपके पास, ड्यूरिंग द होल प्रोसेस प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब चेंज होते हैं, लेकिन जब बॉडी वापसी अपनी जगह पे आ जाती है वो आइडियल गैस, तो दोबारा से रिकवर हो जाते हैं, एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे आ जाते हैं आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या चीज वापसी अपनी जगह पे आ जाएगी आपके पास, ए
टू इनिशियल, अच्छा सॉरी, इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी ये बताना है। आपके पास 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल एनर्जी, नहीं सर, एक्स्ट्रा कहां से आ जाएगी एनर्जी आपके पास यहाँ पे। सी बी, इनिशियल हीट, नहीं इनिशियल हीट के बराबर भी नहीं होगी क्योंकि ऑल ऑफ द हीट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल एनर्जी इन एनी प्रोसेस, ठीक है। ऑप्शन सी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, बिल्कुल सही है कि आपके पास एक कंप्लीट साइकिल में बॉडी वापसी वहीं आ जाएगी जहां से उसने शुरू किया था, और उसकी जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी आपके पास, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 29। 29 में कह रहे हैं अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैविंग फिक्स्ड पोलैरिटी एंड टर्मिनल्स, पोलैरिटी भी फिक्स हो, टर्मिनल्स भी फिक्स हो, एक ऐसी डिवाइस बताएं कौन सी होती है। ए मोटर, नहीं बेटा मोटर नहीं हो सकती क्योंकि मोटर्स के अंदर आपके पास जो टर्मिनल्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, और मोटर का काम पहली बात इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना भी नहीं है। मोटर क्या करती है, आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है, तो ये तो ताल्लुक से हट गया। बी मेटल्स, बेटा मेटल्स आपके पास कंडक्टर्स बहुत अच्छे जरूर होते हैं लेकिन उनके अंदर ना ही कोई फिक्स पोलैरिटी होती है ना ही टर्मिनल्स बने हुए होते हैं। हाँ, अनटिल अनलेस आप कोई एक्सटर्नल उसके साथ काम ना करो, तो ऐसे तो आपके पास किसी भी मेटल के अराउंड टर्मिनल्स नहीं बने हुए होते। ऑप्शन सी, बैटरी, ये हो गया ना सर आपके पास पक्का जवाब। एक बैटरी जो होती है अगर आप जब भी खरीद के लेकर आते हो तो उसके अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं आपके पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो आपके पास पोलैरिटी भी फिक्स हो गई और क्या फिक्स हो गया हमारे पास, टर्मिनल्स भी फिक्स हो गए, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा कि पोलैरिटी चेंज हो रही होगी, पॉजिटिव नेगेटिव की जगह चले जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की जगह चले जाएगा। तो ये आपके पास क्या कर सकता है, कौन कर सकता है ऐसा काम, सिर्फ वो कर सकती है हमारे पास एक बैटरी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है बेटा आपके पास, ऑप्शन सी, बैटरी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मुझे लगा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सॉरी। तो आपके पास इसको हाईलाइट कर देते हैं अपने पास सिंपली, चले। करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारे पास ऑप्शन सी, बैटरी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 30। 30 में कह रहे हैं दी आर्टिफैक्ट्स एंड फॉसिल्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट एजेस बाय मेजर्ड डैश कंटेंट। आप ऐसा क्या मेजर करते हो उसके अंदर कि उसकी एज आपको पता लग जाती है। देखो बेटा नॉर्मली आपके पास फॉसिल्स हो गए, बाकी चीजें हो गई, ये इतनी पुरानी होती हैं कि इनकी एजिंग का जो प्रोसेस होता है वो हम करते हैं कार्बन डेटिंग से, ठीक है। अब कार्बन डेटिंग से कैसे करते हैं, देखो नॉर्मली जो आपके पास एटमॉस्फेयर में कार्बन मौजूद है उसके अंदर जो आइसोटोप है रेडियो एक्टिव उसका, वो भी आपके पास रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है जिसकी वजह से वो हाफ होता चला जाता है। और जो फॉसिल्स के अंदर, फ्यूल्स के अंदर आपके पास ये मिनरल्स मौजूद है या जो भी एलिमेंट मौजूद है वो भी क्या कर रहा होता है आपके पास, इसी तरीके से अपने अराउंड कार्बन रखता है, अपने अंदर वो कार्बन रखता है। तो उसमें भी हम लोग कार्बन के आइसोटोप्स का रेशो चेक करते हैं। तो अगर वो हवा के बराबर हुआ, देखो आपके पास जो बोन्स होती हैं, बोन्स के अंदर जो कार्बन का रेशो चेक किया जाता है आपके पास 12 to 14 कार्बन जो होता है हमारे पास उसका रेशो चेक किया जाता है। अब उसका रेशो आपके पास अगर एटमॉस्फेयर से मैच कर जाता है, इसका मतलब हाई लाइफ आपके सॉरी हाफ लाइफ हमारे पास उतनी ही हुई होगी जितनी आपके पास एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन की हो चुकी है। और अगर हमारे पास उसके रिलेटिव आता है आपके पास कुछ ना कुछ, तो उससे हम एज बता देते हैं। कार्बन डेटिंग से आपके पास या कार्बन रेडियो एक्टिविटी से नॉर्मली 50,000 पुरानी चीजें भी हमारे पास एज उनकी बताई जा सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाता है आपके पास, ऑप्शन सी, रेडियो एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कह रहे हैं अ 4 kg ईगल पिक्स अप अ 75 ग्राम स्नेक, ठीक हो गया, एंड रेजेस इट 2.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड टू अ ब्रांच, सही है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ईगल ऑन द स्नेक। वर्क डन ईगल ने कितना करा ये निकाल के दिखाइए। बेटा जो वर्क डन आपके पास ईगल ने करा उसने क्या किया होगा, आपके पास सिंपली फोर्स डॉट एस कर देते हैं उसको। कितनी वैल्यू निकाली वो ईगल ने, आपके पास कितनी फोर्स लगाई, जितना स्नेक का वेट था उतनी लगाएगी तो स्नेक को ले जाएगी, आपके पास से कम लगाएगी तो स्नेक हत्ते ही नहीं आएगा, आपके पास गिर जाएगा नीचे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास डिस्टेंस आ रहा है उस डिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सिंपली हाइट, ठीक है। तो आपके पास ये बन गया आपके पास हाइट, एफ एस बराबर हो गया एम जी एच के, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जा सकता है। मास कितना दिया हुआ है आपको 75 ग्राम्स, जो कि हो जाएगा 0.075 ग्राम्स के जी। और आपके पास जी की वैल्यू अपने पास राउंडेड ऑफ ले लेते हैं 10, और हाइट हमारे पास कितनी हो जाती है 2.5। तो आपके पास जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब 2.5 का 0.75% जो होता है आपके पास, आप चाहो तो इसको वैसे भी कर सकते हो कि भाई 0.75 को हम लोग 3/4 भी तो कह सकते हैं आपके पास। तो 3/4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है आपने सिंपली, जैसे आपको आसान लगे वैसे काम करें। तो ये हो जाएगा हमारे पास तकरीबन एक तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 2.5 आपके पास हो जाएगा बेटा 7.5 डिवाइडेड बाय 4। अगर ऊपर 8 लिखा होता सर, अगर ऊपर 8 लिखा होता तो मैं तो इसको 2 से डिवाइड कर देता आपके पास, ये 4 1 4, 4 2 8 हो जाता, लेकिन ये 2 नहीं आएगा, 2 टाइम्स से थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि 8 नहीं 7.5 है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं भाई 1.8 होगा। Now look for the correct option or the nearest option. It becomes option B.
32 में कह रहे हैं डू मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इंटरसेक्ट, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स की जो लाइंस होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इनको हम कह सकते हैं आपके पास, क्या वो इंटरसेक्ट करती हैं? नहीं सर, दे ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है, एंड दे मूव टूवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, और बीच रास्ते में कभी भी आपके पास क्या होता है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती हैं, ठीक है। आपके पास ये बात समझ में आ जाएगी आप लोगों को? अच्छा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, क्या ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर? नहीं कर रहे, ठीक है। मूविंग ऑन, 33 कह रहे हैं 100 टन कॉइल ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर, एरिया आ गया आपके पास पहले तो 0.1 मीटर स्क्वायर, और उससे पूछे सर आप पीछे आप देखें नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, तो 100 टर्न्स भी लिख देते हैं अपने पास सिंपली। कह रहे हैं हाफ अ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब एंगुलर स्पीड, हाफ रेवोल्यूशन कर रही है, रेवोल्यूशन में रेडियन से जाने के लिए हम क्या करते हैं आपके पास, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई से, क्योंकि एक रेवोल्यूशन के अंदर आपके पास जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, 2 पाई या फिर 360 डिग्रीज, दे बोथ मीन द सेम थिंग, बस यूनिट का फर्क है आपके पास। अब आप वैल्यूज पुट करते हैं, रेवोल्यूशन से रेडियन में जाने के लिए तो मैंने 2 पाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, तो ओमेगा किसके बराबर आ गया आपके पास, पाई, और पाई का यूनिट होता है हमारे पास रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब हमने निकालना क्या सर, कैन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, 0.1 टेस्ला है, कह रहे हैं द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, कह रहे हैं कैलकुलेट दी मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड, जो मैक्सिमम वोल्टेज आपके पास बेटा किसी भी ईएमएफ, सॉरी एसी जनरेटर के अंदर हमारे पास इंड्यूस हो रहा होता है, उसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है नवाब, और वैल्यूज पुट करते हैं, एन जिसे नवाब में एन जो है वो 100 टर्न्स है आपके पास, ओमेगा आपके पास एंगुलर स्पीड है जो कि कितनी आ रही है हमारे पास, सिंपली पाए, एरिया में कितना दिया हुआ है 0.1, और 0.1 को मैं चाहूं तो 10 की पावर -1 भी लिख सकता हूं, और मैग्नेटिक फील्ड में दी हुई है 0.01, जिसको हम 10 की पावर -2 लिख देंगे। इससे हमें फायदा क्या होगा आपके पास, कि कुछ तो थोड़ा सा आपके पास एक तरीके से समझ ले करना आसान हो जाता है पावर्स को डील करते हुए। 100 खुद क्या है, 10 का स्क्वायर है, अगर ये 10 का स्क्वायर है तो आपके पास आगे क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर -2, -2 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई होता है 3.14 10 की पावर -1, तो पॉइंट और एक पीछे चले जाएगा, ये कितना बन जाएगा हमारे पास 0.314, ठीक है। और चूंकि ईएमएफ निकाल के आ रहे हो तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, वोल्टेज, तो करेक्ट ऑप्शन है सर यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन सी, 0.314 वोल्ट्स। क्वेश्चन 34 कहना दी एटॉमिक मास यूनिट इज अ यूनिट ऑफ, ये जो एएमयू हम यूज करते हैं भाई, कार्बन जो होता है फॉर एग्जांपल, कार्बन का एएमयू आपके पास होता है 12, ठीक है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का अगर हम बात करें 14 है, ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो कितना है, 16 है। ये जो एएमयू इसके साथ लगा होता है ना बेटा, एएमयू, इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ये मास का सबसे छोटे यूनिट्स में से एक यूनिट आपके पास, जिसकी नॉर्मली वैल्यू अगर हम देखें तो 1 एएमयू आपके पास तकरीबन बराबर होता है 1.67 एक्सपोनेंट -27 केजी, जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू है, नेग्लिजिबल वैल्यू है आपके पास। तो इस वजह से आपके पास क्या कहा जाता है कि एटॉमिक मास यूनिट जो है वो उसी में मेजर किया जाए जो सबसे छोटा यूनिट होता है, और सबसे छोटा यूनिट हम लोगों ने बना दिया एएमयू, जिसकी वैल्यू देख रहे हो कितनी छोटी है आपके पास, -27 में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एटॉमिक मास निकालने के लिए, या सॉरी एटॉमिक मास जो है आपके पास, उसका यूनिट आपके पास क्या होता है, वो किस चीज का यूनिट होता है हमारे पास, वो मास का यूनिट होता है हमारे पास, सिंपल, नाम में भी डेफिनेशन है उसके। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे कह रहे हैं द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज। अच्छा, आपने रेशियो निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स का इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ। देखो नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं आपके पास, अगर हम लोग बात करें टाइनी पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि आप ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो निकाल रहे हैं बिटवीन a nuclei and the electrons present in front of the nuclei in respective shells, ठीक है। तो अगर हम लोगों के दरमियान आपके पास निकालते हैं तो हमें एक अंदाजा हो जाता है कि किस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ निकल के आएगा। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है आपके पास F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जबकि आपके पास अगर यहीं पे मैं आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू लिखूं तो वो हमारे पास बन जाती है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए आपके पास ये बात याद रखिएगा कि जो चार्जेस होते हैं आपके पास, चार्ज की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे, वो कदरे बड़ी होती है उनके मासेस के मुकाबले में, क्योंकि मासेस आपके पास जा रहे होते हैं 10 की पावर -27 तक, ठीक है, जबकि आपके पास चार्जेस जो है वो कहां तक जा रहे होते हैं आपके पास 10 की पावर -19 तक, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास अगर हम लोग देखते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो निकलता है, चूंकि डिस्टेंसेस तो यहाँ पे दोनों के इक्वल रहेंगे, तो हम लोग एक तरीके से अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जी और के का जो आपके पास रेशियो है वो क्या निकलने वाला है। तो अगर हमारे पास जी और के का ही हम लोग रेशियो देख लें तो हम लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि आपके पास आपका फाइनल आंसर क्या आएगा। तो अगर मैं जी की वैल्यू लिखता हूँ, देखो कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है हमारे पास 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। जबकि k की जो वैल्यू होती है, जो कूलम्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे आपके पास देखते हैं तो एक तरीके से यहाँ पे जो रेशो निकलेगा वो kg और कूलम के दरमियान ही निकलने हैं आपके पास। अब नॉर्मली हमारे पास हम लोग यहाँ पे अगर g और k को रेशो निकालने की बात करते भी हैं, तो बेटा g और k का जो रेशो आप निकालने की अगर बात करते हो, तो g की वैल्यू को k की वैल्यू से अगर मैं डिवाइड भी कर दूं, ये हो जाता है 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 और k हमारे पास आता है 9 एक्सपोनेंट 9। ठीक है, अब देखो आपके पास चूंकि नीचे जो पावर है वो +9 है, ऊपर जाके वो -9 बन जाएगी, तो एक तरीके से हमारे पास 10 की पावर माइनस में रहने वाली है। अगर माइनस में रहने वाली है, इसका मतलब आंसर आपके पास 0.00 समथिंग समथिंग आने वाला है आपके पास, विच इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है दो बॉडीज के दरमियान, और अगर वही दो बॉडीज चार्जेस भी हैं और उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स भी एग्जिस्ट करती है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज फार मोर पावरफुल और इलेक्ट्रिक फोर्स इज फार मोर इन मैग्नीट्यूड देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इस वजह से ग्रेविटेशनल का जब इलेक्ट्रिक के साथ रेशो निकाला जाता है तो वो आपके पास हमेशा कैसा आता है, लेस देन यूनिटी। ठीक है, moving on, question number 36. Can a superposition of two waves having slightly different frequency, same amplitude, amplitude same हो दो waves का आपके पास, ठीक है, लेकिन frequency में जरा सा फर्क हो, ठीक है, एम्पलीट्यूड आपके पास सेम है दोनों का, लेकिन फ्रीक्वेंसीज में जरा सा फर्क हो, तो क्या कर सकती हैं ये दोनों वेव्स आपके पास, कह रहे हैं एंड ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन भी सेम में ट्रेवल कर रही हैं, क्या ये इंटरफेरेंस कर सकती हैं? नहीं सर, इंटरफेरेंस करने के लिए फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। बी, क्या ये डायफ्रैक्शन कर सकती हैं आपके पास? नहीं, डायफ्रैक्शन के लिए तो दो वेव्स का होना लाजमी नहीं है, वो एक वेव भी कर सकती है आपके पास अराउंड एन ऑब्स्टिकल। सी, क्या ये बीट्स का फिनोमेना परफॉर्म कर सकती हैं? बिल्कुल, जब आपके पास स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं तो बेटा वो दोनों सुपर इंपोज करके आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी बनाती हैं, और इसकी वजह से आपके पास आप क्या कहते हो कि यहाँ पे कौन सा फिनोमेना नजर आएगा आप लोगों को? ऑप्शन सी, बीट्स। Moving on, question 37. Can an electrical potential difference between two charges can be defined as? देखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, उसको डिफाइन करने का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वो फॉर्मूला आपके पास होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन भी कौन सा है? जो कि अगेंस्ट द फील्ड लेके जाने के लिए करवाया जा रहा है। जब अगेंस्ट द फील्ड हम लोग किसी भी चार्ज को लेके जाते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं तो बेटा उसमें आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि आपके पास इस तरह से वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो चेंज आ रहा है डिवाइडेड पर चार्ज, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो अब आप ढूंढ लीजिए कौन सा आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आपके पास सुटेबल रहता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो सर ये हो जाता है आपके पास ऑप्शन सी, विच इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, 38. Can if a photon is absorbed by an electron, the energy of the electron, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम एलिमेंट ले लेते हैं भाई, कोई सा भी आपके पास एलिमेंट मौजूद है, उसके किसी शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अगर ये इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या करेगा, किसी फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, तो आपके पास बेसिक साइंस वो उस फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाता है, हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में, जहां पे उसकी एनर्जी हमारे पास पहले के मुकाबले में ज्यादा हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास? ऑप्शन ए, इंक्रीजेस। Question 39. कह रहे हैं the speed of photons in vacuum is dash than in liquid water. अगर हमारे पास एक फोटोन जो है वो आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी वैक्यूम में से आपके पास वाटर में एंटर होता है, तो क्या चीज होती है? देखो लेट से वो जब वाटर की बाउंड्री पे हिट करता है आपके पास, तो हमने ये चीज पढ़ी है कि वाटर के अंदर जाते वक्त, यानी कि जब आपके पास किसी लाइट का मीडियम चेंज होता है, अगर वो वैक्यूम से कहा जा रहा है आपके पास वाटर में, तो मीडियम चेंज होते वक्त दो चीजों की चेंजेस आती हैं। सबसे पहली चीज जो चेंज होती है आपके पास, वो चेंज होती है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, और दूसरी चीज जो हमारे पास चेंज होती है वो होती है उसकी स्पीड, और इन चेंजेस को ही हम लोग किससे रेफर करते हैं? आपके पास रिफ्रैक्शन के फिनोमेना से। तो आपके पास ये बात याद रखिएगा कि जब लाइट आपके पास किसी भी रेयरर मीडियम से, चूंकि वैक्यूम एक रेयरर मीडियम है, हल्का मीडियम है, जबकि वाटर उसके मुकाबले में एक डेंसर मीडियम है, तो लाइट जब भी आपके पास रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो एक तो वो आपके पास टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है आपके पास, और साथ ही साथ उसकी जो स्पीड है वो भी क्या हो जाती है हमारे पास? स्लो हो जाती है, जिसका मतलब वैक्यूम में तेज स्पीड होती है और वाटर में हल्की स्पीड होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए, हायर, कि स्पीड ऑफ फोटॉन्स इन वैक्यूम इज हायर देन इन लिक्विड वाटर। ठीक है, क्वेश्चन 40. कैन रिपल फैक्टर ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज? देखिए बेटा रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला आपके पास दिया जाता है, अगर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के लिए उसकी बात करते हैं, तो देखिएगा सारा साथ साथ रिपल फैक्टर को नॉर्मली हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आपके पास आर से। ठीक है, अब आर की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है हमारे पास अंडर रूट
VRMS डिवाइडेड बाय DC वोल्टेज का होल स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग 1 को। ठीक है, अब अगर हम लोग VRMS की वैल्यू की बात करें तो वो बराबर होता है मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2, जिसको आप पीक वोल्टेज भी कहते हैं। और अगर हम लोग DC वोल्टेज की बात करें तो वो बराबर होता है आपके पास 2Vm डिवाइडेड बाय पाई के फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर। इनके ऊपर लगा हुआ होल स्क्वायर, माइनस हो गया आपके पास 1। तो अगर हम देखें यहाँ पे VM से VM कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेंगे क्या, फिर यहाँ पे बचेंगे आपके पास पाई जो सबसे ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में बचेगा 2√2, सॉरी रूट है ये हो जाएगा आपके पास पाई डिवाइडेड बाय 2√2, उस पे लगा होगा होल स्क्वायर -1, और ये सब कुछ किसके अंदर होगा, हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर। तो जब इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आप निकालते हैं बेटा तो वो आ जाता है हमारे पास 0.482। ठीक है, तो अब नाउ लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाता है यहाँ पे, ऑप्शन सी। Question 41, can a two alpha particles have the ratio of their velocities as 3:2? ठीक है, on entering the field if they move in different circular paths। देखो अगर यहाँ पे आपके पास कह रहे हैं सर्कुलर पैथ्स में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब लाजमी है कि वो कितने एंगल पे एंटर हुए होंगे, आपके पास 90 डिग्री पे। कह रहे हैं रेशियो ऑफ द रेडियाई निकाल के दिखाइए। देखो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv sin थीटा। अब sin थीटा मैं क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर है, तो sin 91 हो जाता है। तो अब दोनों पार्टिकल्स का रेशियो निकाल लेते हैं। R1 हो गया भाई फॉर एग्जांपल पहले वाले अल्फा पार्टिकल का रेडियस, R2 हो जाएगा दूसरे वाले का रेडियस, वो हो जाएगा हमारे पास m, यहाँ पे वेलोसिटी v1 लिख देते हैं या लिख देते हैं v2। और दोनों के ऊपर अगर हम बात करें तो मास और चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों के लिए सेम है। तो अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालते हो, लेफ्ट साइड से आपने लेफ्ट साइड को डिवाइड किया, ठीक है, राइट साइड से आपने राइट साइड को डिवाइड कर दिया, ये हो गया mv1 डिवाइडेड बाय qb, और नीचे आ जाएगा mv2 डिवाइडेड बाय qb। ठीक है, अब R1 ओवर R2 की वैल्यू अगर हम निकाल लें यहाँ से तो देखिएगा यहाँ पे सब चीजें तो सर कैंसिल हो जाएंगी, m से m कैंसिल हो गया, qb से qb कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया v1 ओवर v2। और रेशियोज ऑफ वेलोसिटी आपको कितना दिया हुआ था, 3:2। तो इस तरीके से हमारे पास रेडियाई का रेशियो भी क्या बन के आ गया, 3:2। ठीक है, ऑप्शन बी बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 42, कह रहे हैं अ सरफेस अराउंड अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो एक बल्ब है, उस बल्ब से आपके पास इस तरीके से चारों डायरेक्शन में क्या होंगी, आपके पास लाइट रेज निकल रही होंगी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एक ऐसा सरफेस जिस पॉइंट के ऊपर हर फोटोन की या फिर आपके पास हर पार्टिकल की जो फेज है वाइब्रेशन का वो आपके पास सेम है, तो आपके पास ये बताइए कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है सर, देख लेते हैं इसको बेटा, हम लोग बोलते हैं सरफेस को आपके पास वेव फ्रंट। ठीक है, और अगर हम लोग पॉइंट सोर्स की बात करते हैं तो पॉइंट सोर्स के अराउंड आपके पास जो वेव फ्रंट्स बनते हैं वो होते हैं स्फेरिकल। और अगर हम लोग बात करते हैं आपके पास किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस किए हुए सोर्स की, तो उससे जो वेव फ्रंट्स आ रहे होते हैं वो प्लेन हो जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है भाई, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है सर, ये ऑप्शन सी वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिखी हुई है आपके पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 43, कह रहे हैं पीडी स्टैंड्स फॉर, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आसान सवाल कोई हो नहीं सकता। पीडी हमारे पास आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए आपके पास यूज किया जाता है, उसके लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 44, कह रहे हैं अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। ठीक हो गया, फोर्स कितनी लग रही है हमारे पास किसी भी बॉडी के ऊपर, 10 न्यूटन, विच कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। सही है सर, सेंटीमीटर आ गया 12 में, तो सेंटीमीटर से पहले तो मीटर्स में चले जाएंगे, ये हो जाएगा 0.12 मीटर्स। सही है, क्या बोल रहे हैं, वर्क डन निकालो। ये तो बच्चों वाला सवाल नहीं हो गया, वर्क डन होता है एफएस के बराबर 10 मल्टीप्लाई बाय 0.12, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.2, और वर्क डन का यूनिट होता है हमारे पास जूल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी जूल्स, 1.2 जूल्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन 45, कह रहे हैं अ पाइप इज फिल्ड विद अ गैस एंड ओपन एट वन एंड, एक एंड से ओपन है। जब बेटा एक एंड से ओपन होता है ना, तो इस बात को याद रखिएगा, आपके पास एक एंड से ओपन का मतलब हो जाएगा एक एंड से क्लोज। और ऐसे केस में हमेशा आपके पास जो हार्मोनिक्स बन रहे होते हैं वो आपके पास बनते हैं ऑड हार्मोनिक्स। ठीक है जी, ऐसे केस में आपके पास हमेशा कैसे हार्मोनिक्स बनते हैं, ये बात याद रखिएगा, आपके पास ऑड हार्मोनिक्स बनते हैं, या तो 1 बनेगा, ठीक है, या फिर आपके पास थर्ड बनेगा उसके बाद, या फिर हमारे पास उसके बाद बनेगा फिफ्थ हार्मोनिक। ठीक है, तो आपके पास अब यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, सवाल कह रहे हैं कि आपके पास जो लेंथ है पाइप की वो कितनी है, 0.6 मीटर। लेंथ मैंने लिख ली अपने पास 0.6 मीटर्स।
ठीक हो गया। एंड द स्पीड ऑफ द साउंड इन द गैस, स्पीड ऑफ साउंड आपको कितनी बता दी यहाँ पे 300 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया सर, ये भी आ गया। क्या है फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट टू हार्मोनिक्स निकाल के दिखाएं, और पहली निकालते हैं। F1 का फॉर्मूला हो जाता है बेटा आपके पास ओपन पाइप के अंदर V अपॉन 4L के। V कितना दिया हुआ आपको 300, 4L 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 0.6 से। इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं पॉइंट को आगे पीछे कर दूं इसको 0.4 इंटू 6 भी लिखा जा सकता है। लेकिन क्यों लिखा सर आपने ऐसे, आसान हो जाता है सर, कैंसिल हो जाते हैं। 6 के टेबल में 5 पे 30 आता है तो ये बन जाता है 50। 50 को किससे डिवाइड करना है, 0.4 से। पॉइंट काटा तो ये बन जाएगा हमारे पास 500, यानी कि आ जाएगा आपके पास 500 डिवाइडेड बाय 4। सही है। अब आपके पास अगर मैं इसको डिवाइड करने पे जाता हूं तो देखो 4 बन जाए तो 4 हो जाएगा, 1 बचा, 1 और 0 हो जाएंगे 10, 4 2 10, 8 होते हैं आपके पास, 2 बचा, 2 और 0 हो जाएंगे 20, तो ये आ जाएगा 125। तो पहली फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई भाई आपके पास 125 वर्ड्स। अब अगला जो हमारे पास लाई करेगा उसके अंदर वो कौन सा करता है, F3। F3 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ 3F1, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने पास F1 को, 3 इंटू 125, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 375 वर्ड्स। तो आपके पास पहली और दूसरी फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक की क्या आ गई, 125, और उसके बाद कौन सी आ रही है हमारे पास 375। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बिकम ऑप्शन डी। क्वेश्चन 46 कह रहे हैं गैमा रेज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, गैमा रेज इनमें से किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती हैं। देखो गैमा रेज आपके पास ऐसी रेज होती हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि ये होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है हमारे पास और कोई चार्ज नहीं होता इनकी तरफ, तो ये किसी भी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगी, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, या कोई डिफ्लेक्शन ही शो नहीं करेंगी आपके पास। ठीक है, मूविंग ऑन। 47 कह रहे हैं आपसे स्यूडो फोर्सेज अराइज इन, स्यूडो फोर्सेज हमारे पास कौन से फ्रेम के अंदर अराइज करती हैं। देखो स्यूडो फोर्सेज वो फोर्सेज होती हैं जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम लोग फिक्टिशियस फोर्सेज भी कहते हैं उनको, लेकिन एट द टाइम ऑफ नीड आपके पास न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए वो आपके पास हमें यूज करनी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जब हम लोग सर्कल के अंदर मूव कर रहे होते हैं तो एक फोर्स होती है जिसको हम बोलते हैं हमें बाहर फेंक रही है, या फिर उसका नाम रखते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये एक्चुअली आपके पास एक स्यूडो फोर्स है, और ये कब एग्जिस्ट करती है आपके पास, अगर आप देखें जब वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब यानी कि आपके पास जो फ्रेम हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, आपके पास एक्सीलरेटिंग फ्रेम बन जाएगा। तो इसका मतलब हमेशा एक्सीलरेटिंग फ्रेम्स के अंदर हमारे पास कौन सी फोर्सेज आ जाती हैं, सूडो फोर्सेज आ जाती हैं, व्हिच विल मेक ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 48 48 में कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट में बी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने का क्या तरीका है। सर इलेक्ट्रिक करंट होता है आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो आपके पास देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला हमारे पास सबसे पहले बनता है, या ऑप्शन हो जाता है हमारे पास इस तरह से सबसे आसान ऑप्शन ए। ठीक है, मूविंग ऑन। क्वेश्चन 49 49 में कह रहे हैं वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ हीट लॉस इन अ ट्रांसफार्मर इज, कौन सा इनमें से आपके पास ट्रांसफार्मर के अंदर हीट लॉस का फायदा का वो बनता है। ए रेडिएशन लॉस, रेडिएशन कहां से आ गई, इसका काम तो भाई सर आपके पास वोल्टेजेस को इंड्यूस करवाना वगैरह नहीं है, इसमें रेडिएशन कहां से आ गई। बी कन्वेक्शन, कन्वेक्शन भी नहीं हो रही होती आपके पास इसके अंदर, क्योंकि हीट ट्रांसफर का तरीका थोड़ी हो रहा, कोई हीट ट्रांसफर का तरीका थोड़ी पूछ रहे, ये पूछ रहे हैं हीट लॉस क्यों होती है। सर जी सी ऑप्शन, एडी करंट की वजह से होती है। एडी करंट्स वो करंट होते हैं आपके पास जो कि आपके पास इंड्यूस हो जाते हैं जब हमारे पास वेरिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स वहां पे बन रही होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, और ये हमारे लिए एक तरीके से लॉस के वाइस बनते हैं, और इसी की वजह से हीट भी जनरेट होती है आपके पास। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी एडी करंट। 50 कह रहे हैं 50 के अंदर द हाइड्रोजन एटम हैज डैश क्वार्क्स, हाइड्रोजन के एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक ही प्रोटॉन होता है सिर्फ, और एक प्रोटॉन जो होता है बेटा वो दो अप क्वार्क से मिलकर बनता है और एक डाउन क्वार्क से। तो आपके पास इसका मतलब टोटल कितने बन गए, 2 और 1 कितने हो गए हमारे पास 3 क्वार्क्स। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन 51 51 में आपसे कह रहे हैं 4000 कूलम ऑफ चार्जेस वर पासिंग फ्रॉम अ वायर अबाउट 12 सेकंड, यानी कि आपके पास चार्ज कितना फ्लो कर रहा है 4000 कूलम, और कितनी देर के लिए कर रहा है, टाइम दे दिया 12 सेकंड्स। अच्छा जी, अभी पीछे ही पढ़ के आए, मिलता जुलता फॉर्मूला आने वाला है। कह रहे हैं एस्टिमेट द करंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, करंट जो होता है भाई वो आपके पास होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज हमारे पास कितना है 4000 और टाइम कितना है हमारे पास 12। ठीक हो गया, तो आपके पास अब देखो इसका क्या आंसर बनेगा हमारे पास, अगर हम निकालने पे आते हैं तो आपके पास हो जाता है 4 1 4, 4 3 12, तो हो जाता है हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास 1000 को जब बेटा 3 से डिवाइड किया जाता है तो इसका आंसर हो जाता है हमारे पास 333.3333। तो करंट कितना आ गया 333.3 एम्पियर्स, व्हिच इज ऑप्शन ए अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 52 में कह रहे हैं टू ट्यूनिंग फोक्स प्रोड्यूस एन बीट्स। ठीक है, इफ वन ऑफ दीज ट्यूनिंग फोक्स हैज द फ्रीक्वेंसी एफ देन द अदर फ्रीक्वेंसी
of the then the frequency of the other would be. अभी पीछे मैंने आपको सिखाया था कि बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दोनों स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे बीट आ रहा है n और एक की फ्रीक्वेंसी दी हुई f, दूसरे की मान लेता हूँ x है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई आपके पास? सर x की वैल्यू हमारे पास सिंपली कैसे निकलती है बेटा, जब आपके पास x को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और n को यहाँ पे ले आएंगे, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? सिंपली अगर हम यहाँ पे निकालते भी हैं तो ये बराबर हो जाएगा आपके पास n माइनस एफ के, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए n माइनस एफ, ठीक है जी। Moving on, question 53 कह रहे one charge enters a magnetic field of 2 exponent 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई हमारे पास B की कितनी आ गई? 2 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर कूलम। कह रहे हैं आपके पास, अच्छा एक चीज यहाँ पे ख्याल रखिएगा, ये जो न्यूटन पर कूलम लिखा हुआ है ना आपके पास, इसका मतलब क्या है कि इस मूविंग चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है आपको ये बताई जा रही है। अच्छा उसके बाद आपसे कह रहे हैं विद अ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ, स्पेसिफिक चार्ज आपके पास कितना है उसका वो भी देख लेते हैं सर। स्पेसिफिक चार्ज आपके पास इसका मतलब क्या है, यूनिट से देख के पहचानो, यूनिट है कूलम पर केजी, कूलम होता है चार्ज का, केजी होता है मास का, तो Q अपॉन एम की वैल्यू एक साथ दे दी आपको और वो कितनी आ गई 2 सॉरी 10 कहाँ गया 10 आ गया आपके पास सिंपली, तो इसको मिटा के लिख देते हैं भाई अपने पास सिर्फ 10 है, वो 2 वाली वैल्यू सर आपने ऊपर से लिख ली थी गलती से, कोई बात नहीं, 10 कूलम पर केजी आ गया हमारे पास ये। अब आपसे पूछ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड, स्पीड कितनी आ गई 10 की पावर 7 आ गई। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल? देखो अगर सर्कल बन रहा है तो इसका मतलब एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, वो बराबर हो जाएगा सर फिर mv डिवाइडेड बाय qb के, सही है। अब m मास तो हमारे पास है ही नहीं यहाँ पे रेडियस के लिए, आपके पास है एक तरीके से देखिएगा, अगर मैं इस मास को नीचे फेंक दूं q अपॉन m बना दूं तो बन गया चार्ज बाय मास, ये तो पुट करना है सर हम लोगों ने, वेरी गुड। तो आपके पास v की वैल्यू जो है आपके पास वो कितनी स्पीड की 10 की पावर 7, चार्ज बाय मास हमारे पास कितना है 10, और ये कितना आ गया हमारे पास b 2 एक्सपोनेंट 5 आ गया, एक 10 से एक 10 कट गया, कितने बच गया 6, 5 से पूरे 6 कट गया, क्या बच गया हमारे पास 10, और 10 अपॉन 2 किसके बराबर होता है हमारे पास 5 के, रेडियस निकाला है तो यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास मीटर्स, विच इज ऑप्शन नंबर सी। 54 कह रहे हैं इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 44%, काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज कर दी आपने 44%, तो देखो डेल्टा के ई किसके बराबर हो गया हमारे पास 44% ऑफ ओरिजिनल के ई के आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर पहले के ई थी अब कितनी हो जाएगी 44% प्लस हो जाएगा के ई का आपके पास किसके अंदर, उसकी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास डेल्टा के ई कितना हो जाएगा 44% के ई प्लस के ई, जो कि कितना हो जाएगा अगर हम देखते हैं, अगर आपके पास इसको परसेंटेज में ले जाओ तो ये हो जाता है 0.44 के ई प्लस के ई, जो ये बराबर हो जाएगा आपके पास इसका मतलब 1.44 के ई। तो इसका मतलब जो आपके पास नई काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास 1.44 के ई आ रही है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास अब एक चीज देखिएगा, आपने अगर मोमेंटम के अंदर चेंज निकालना है तो मोमेंटम का फॉर्मूला तो सर वैसे होता है हमारे पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं, बल्कि स्क्वायर हटाते हैं दूसरी तरफ लगा देते हैं ताकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है √2m के, ठीक है। अब ओरिजिनली काइनेटिक एनर्जी जो थी हमारे पास अब इसमें चेंज आ गया, कितना चेंज आ गया 1.44 टाइम्स हो गई है, तो ये हो जाएगा 2m और ये लग जाएगा 1.44 के ई, ठीक है। 1.44 का जो रूट होता है आपके पास बेटा वो बराबर होता है हमारे पास 1.2 के, ये अंदर रह गया और अंदर क्या आ गया आपके पास 2m के ई, 1.2 बाहर आ गया आपके पास। अब ये √2m के ई जो है आपके पास ये तो सर ओरिजिनल मोमेंटम था हमारे पास, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये आपके पास जो p डैश की वैल्यू आती चली जा रही है ये किसके बराबर हो गई हमारे पास 1.2 p के, जिसको और ओपन फर्दर करके लिखें तो हो जाएगा p प्लस 0.2 p। तो कितना चेंज आया, पहले p थे सिर्फ आप, अब कितना चेंज आ गया भाई हमारे पास 0.2 आपके पास चेंज आ गया, परसेंटेज में लिख दूं कितना है तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 ये हो जाएगा हमारे पास 20%। तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लेते हैं अपने पास कितने परसेंट आया भाई, सर ऑप्शन बी 20% आपके पास चेंज आ रहा है, ठीक है। 55 कह रहे हैं द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुड बी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो सकता है, फिक्स्ड ऑलवेज, फिक्स हो सकता है, ऑलवेज में फंस जाएंगे, ऑलवेज के लिए हम लोग रूट नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ऑलवेज की वजह से ही कट गया, कह रहे हैं नॉट फिक्स्ड ऑलवेज, हाँ ये सही हो सकता है सर, जरूरी नहीं कि हमेशा फिक्स हो, कभी फिक्स भी हो सकता है कभी फिक्स ना भी हो सकता है आपके पास, तो सही जवाब यही हो जाता है फिर आपके पास घूम फिर के नॉट फिक्स्ड ऑलवेज, ठीक है। मूविंग ऑन, Question 56 कह रहे कार्बन 14 डिकेज विद अ हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 5800 years इन अ सैंपल ऑफ अ बोन। मैं पीछे भी आप लोगों को समझा रहा था कि भाई हम जो कार्बन डेटिंग करते हैं उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं एज निकाल लेते हैं किसी भी पुराने से पुरानी ऑब्जेक्ट की। कह रहे हैं आपसे सवाल के अंदर कि हम लोगों को एक फॉसिल मिला है, फॉसिल का मतलब किसी जानवर इंसान की हड्डी मिली होगी, और सी बात है अगर आपको एक फॉसिल मिलता है ये कुछ इस तरह की हड्डी हमारे पास आ जाती है तो समझिएगा आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं आपके पास कार्बन 14 का जो डिके रेट है यानी कि जो हाफ लाइफ है वो
कितनी है हमारे पास 5800 ईयर्स। ठीक है, आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि अगर मैं ये चाहता हूं, अगर मैं ये चाहता हूं आपके पास कि मैं आपके पास इनका जो रेशियो है एक ऐसी मटेरियल में निकालूं जहां पर उसकी वैल्यू 1/4 आ रही है, 1/4 आ रही है आपके पास, तो पूछना बताओ ये जो बोन है ये आपके पास किस पीरियड के अंदर बिलोंग करेगी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बोन के लिए। अब देखो बोन के लिए जो हमारे पास आंसर सही हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, अगर हम उसकी बात करें कि भाई हमारे पास किस वैल्यू को सही कर सकते हैं, इन्होंने बोला 1/4 रह गया। देखो बेटा आपके पास हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट ही क्या है, हाफ लाइफ के बाद बॉडी कितनी रह जाती है, 1/2 रह जाती है। तो अगर आपके पास आप 1/4 पे आ रहे हो तो 1/4 कर लो, कोई मतलब नहीं है। सेकंड अपने पास हाफ लाइफ के बाद आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ का भी हाफ विच इज 1/4 ऑफ द अमाउंट। ठीक है, तो 1/4 हो गई आपके पास। अब आपसे कह रहे हैं कि आपने क्या बताना है, एक्स किसके बराबर है। ठीक हो गया, बता देते हैं कि भाई एक्स किसके बराबर है। द बोन में बिलोंग टू पीरियड अबाउट सेंचुरीज अगो, एक्स की वैल्यू सेंचुरीज में है, तो इसका मतलब आपके पास अगर हम लोग बात करते हैं कि आपके पास नॉर्मली सेकंड हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाना चाहिए, 1/4। तो इसका मतलब अगर ये 1/4 रह गया है तो 2 हाफ लाइफ इसने अचीव कर ली है, और अगर 2 हाफ लाइफ अचीव कर ली है आपके पास, तो ये बताइए कि ये जो बोन है ये कितनी पुरानी होगी। एक हाफ लाइफ सर 5800 साल की है, अगर इसने 2 अचीव कर ली है तो यहाँ पे हमारे पास हम फंस जाएंगे। ये आपके पास कितना हो जाएगा, फिर आपके पास सिंपली 5800 मल्टीप्लाई बाय 2। सर ये तो ऑप्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है पता है, क्योंकि उन्होंने बोला सेंचुरीज में निकाल के दिखाओ वैल्यू, तो सेंचुरी में होते हैं 100 साल, मुझे 100 से डिवाइड कर दिया, दोनों ने दोनों को काट दिया, तो ये क्या बच गया हमारे पास 2 into 58। क्या ये कोई ऑप्शन है, जी सर ये है, ये हो जाता है हमारे पास ऑप्शन ए 2 into 58। ठीक है,